हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली क्लास 10th का लेसन नंबर 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। ठीक है, वृत्त के बारे में दोस्तों आपने पिछले क्लासेस में आपने पढ़ लिया है। ठीक, वृत्त को अगर हम डिफाइन करें, वृत्त को अगर हम परिभाषित करें तो एक्चुअली वृत्त होता क्या है दोस्तों। अगर हम बहुत सारे ऐसे बिंदु लें, बहुत सारे बिंदुओं का हम समूह बना लेते हैं एक, और उन बिंदुओं को हम किस प्रकार से अरेंज करते हैं। हमारे पास बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु, और एक हमारे पास स्थिर बिंदु है। इस समतल पे एक बिंदु क्या है, ये हमने स्थिर कर लिया, और हमारे पास बहुत सारे बिंदु हैं। तो अगर उन बिंदुओं को हम ऐसा अरेंज करें कि उन सारे बिंदुओं की इस निश्चित बिंदु से दूरी क्या हो जाए, समान हो जाए। मान लो पहला बिंदु मैंने यहाँ रखा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ। इस प्रकार से अगर मैं इस राउंड पोजीशन में इन बिंदुओं को क्या कर देती हूँ, जमा देती हूँ। इन बहुत सारे बिंदुओं को मैंने ऐसा जमा दिया। इस बिंदु से इन सभी बिंदुओं की दूरी जो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका स्थिर बिंदु हो गया, और इस स्थिर बिंदु से इन सभी बिंदुओं की दूरी मैंने क्या कर ली, समान बना लिया। ठीक है, तो वृत्त की परिभाषा में क्या दे सकती हूँ कि बहुत सारे बिंदुओं का ऐसा समूह जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या है, समान हो, तथा जो एक बंद आकृति बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे बिंदु को अगर मैं जमाते जाऊँ लाइन से, तो यहाँ पे ये आपको पूरा कवर हो जाएगा। इस प्रकार से ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, पूरा राउंड में हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बिंदु जब आपस में जुड़ेंगे, क्या होता है, लाइन कैसे बनता है हमारा, बहुत सारे बिंदु ऐसे जुड़ते जाते तभी तो हमारा लाइन बनता है ना। वैसे बहुत सारे बिंदु जब मैं ऐसे जमाऊंगी तो क्या हो जाएगा, वो हमको एक लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वृत्त की परिभाषा हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे बिंदुओं का ऐसा समूह जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरियां क्या हो, समान हो। मतलब इस बिंदु से यहाँ की दूरी उतनी ही होगी, इस बिंदु से यहाँ की दूरी उतनी होगी, समान होगी। ठीक है, बहुत सारे बिंदुओं का ऐसा समूह जिनके एक निश्चित बिंदु से दूरियां हैं, समान हो, तथा जो मिलकर के एक बंद आकृति बनाते हैं। ये हमने ये बिंदुओं ने मिलकर एक बंद आकृति बना ली। ठीक है, तो इस आकृति को बोला जाता है वृत्त, जो मैंने यहाँ पे आपको बना के बताया। ठीक है, तो वृत्त हम बोल सकते हैं बहुत सारे बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, तथा ये सब मिलकर के एक बंद आकृति बनाते हैं। तो इस प्राप्त आकृति को हम क्या बोल सकते हैं, वृत्त बोल सकते हैं। ये वृत्त का डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो स्थिर बिंदु होता है, इस स्थिर बिंदु को बोल दिया जाता है क्या, वृत्त का केंद्र। और ये जो बिंदुओं का जो हमको बिंदु पथ मिलता है, इन बिंदुओं का बिंदु पथ जो हमको मिलता है, इसको बोल दिया जाता है इस वृत्त की परिधि। ठीक है, एक बार फिर से मैं वृत्त का डेफिनेशन बोल देती हूँ। बहुत सारे बिंदुओं का ऐसा समूह जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान हो, तथा जो बिंदु मिलकर के एक बंद आकृति बनाते हैं, वृत्त कहलाते हैं। वृत्त में वो जो स्थिर बिंदु होता है, उस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है, तथा जो बहुत सारे बिंदुओं का जो समूह होता है, उनका जो बिंदु पथ बनता है, ये बिंदु पथ, इस बिंदु पथ को आपको वृत्त का बोल दिया जाता है परिधि। इस बिंदु पथ को वृत्त की परिधि बोल दिया जाता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करें तो ये जो स्थिर बिंदु है, इस बिंदु से इस परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु, ये परिधि पर अगर मैं एक बिंदु ले लेती हूँ, यहाँ पे केंद्र को दर्शाया जाता है ओ से, केंद्र को दर्शा दिया जाता है ओ से। ठीक है, और परिधि पर कोई एक मैं बिंदु लेती हूँ, मान लो उसको नाम दे देती हूँ मैं ए। इस परिधि पर एक मैंने बिंदु ले लिया, उसको मैंने नाम दे दिया है ए। तो केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी, ये दूरी हमारी कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, इस दूरी को हम बोल देते हैं त्रिज्या, हो गया ये आपका। अब हम बात करते हैं, ये जो ओ ए हो जाएगा, ओ से ए, ये आपका क्या कहला जाएगा, ये आपका कहलाएगा त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जीवा की। ठीक है, जीवा होता क्या है, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदु, मान लो मैंने यहाँ पे दो बिंदु ले लिया, पहला और ये दूसरा, इसको नाम देती है, इस बिंदु को मैं बी, इस बिंदु का नाम हो गया सी। तो परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड हमारी क्या कहलाती है, जीवा। जैसे कि अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला देती हूँ, ठीक, इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया, बी से सी को मैंने मिला दिया, तो ये जो रेखाखंड क्या होगी,
ये रेखाखंड हमारी कहलाएगी जीवा। दैट मीन्स यहाँ पे जो BC है वो हमारी क्या कहलाएगी, जीवा। ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक जीवा खींचती हूँ, ऐसी जीवा खींचूँ जो हमारे केंद्र से होके गुजरे, है ना, मैं ऐसी जीवा बनाती हूँ जो केंद्र से होके गुजरे। जैसे कि मान लो ये अगर हमारा केंद्र है, ठीक, तो मैंने एक जीवा खींच लिया, इस प्रकार से। इसको मैं नाम दे देती हूँ P, ये हो गया आपका Q। ये मैंने एक जीवा खींचा है वृत्त का PQ। ठीक है। ये PQ किस प्रकार से मैंने खींचा है, PQ ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। PQ ऐसी जीवा है जो वृत्त के कहाँ से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है। तो ये जो जीवा होती है वो इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ठीक है। ये जो जीवा होती है इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है PQ। और आप कहीं पे भी किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाकर के देख लीजिए, वो जो जीवा बनेगी वो इससे छोटी ही होगी। ठीक है। इस प्रकार ये जो PQ है वो हमारी इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। साथ ही साथ सबसे बड़ी जीवा है तो इसको एक अलग नाम दे दिया जाता है व्यास। ठीक। इस ऐसी जीवा, वृत्त की ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और इस जीवा को हम बोल देते हैं व्यास। ठीक। मीन्स PQ क्या है, एक जीवा है जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं व्यास बोल दिया जाता है। ठीक है। अब ये व्यास एक्चुअल में है क्या, देखो P से Q मतलब एक त्रिज्या, O से Q एक त्रिज्या है, O से P भी एक त्रिज्या है, मतलब दो त्रिज्याओं का योग होता है व्यास। व्यास बना कैसे, दो त्रिज्याओं को जोड़ने पे, इसलिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है वो यूज होता है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या मीन्स व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, फिर त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चाप की, वृत्त के चाप की। चाप क्या होता है, अगर परिधि पर हम कोई भी दो बिंदु ले लें, मान लो ये बिंदु हो गया आपका A और ये एक बिंदु हो गया आपका B, बिंदु A और बिंदु B। ठीक है। तो ये जो बिंदु होती है वो वृत्त की परिधि को दो भाग में बांटती है, जैसे कि A से B ये वाला पोर्शन और B से A ये वाला पोर्शन। ठीक है। दो ये वृत्त की परिधि को दो भागों में बांटती है। अगर यहाँ पे मैं एक N लिख देती हूँ, इधर पे लिख देती हूँ M, तो यहाँ पे दो भाग क्या दिख रहा है, ANB ये राउंड, या तो फिर BMA ये वाला ऊपर वाला राउंड। ठीक है। तो ये जो होता है वृत्त का चाप कहलाता है। इसमें जो छोटा भाग होता है ANB इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो ये जो होता है हमारा जो छोटा भाग होता है वो हमारा कहलाता है लघु चाप, और ये जो बड़ा वाला भाग होता है BMA ये। ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं दीर्घचाप। लघु चाप हो गया और ये आपका दीर्घ चाप हो गया। ठीक है। अगर यहीं पे हम बात करें वृत्त खंड की, ये आपका तो चाप हो गया। अब हम बात करते हैं वृत्त खंड की। अगर इस वृत्त में मैं कोई जीवा खींचती हूँ, वृत्त में कोई जीवा मैंने खींच लिया, मान लो ये A से B को मैंने मिला दिया, तो ये AB क्या हो गया, हमारा वृत्त का जीवा हो गया। तो ये वृत्त की जीवा भी देखो वृत्त को दो भागों में बांट रही है। AB जो है ये जो जीवा है वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक भाग ये आपका हो गया और ये आपका दूसरा भाग। ठीक है। तो ये भी एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये आपका वृत्त खंड कहलाता है। जो छोटा पोर्शन है इसको बोल देते हैं हम लघु वृत्त खंड। ये वाला पोर्शन आपका छोटा है तो इसको हम बोल देंगे लघु वृत्त खंड, और ये वाला जो पोर्शन आपका बड़ा है इसको हम बोल देंगे दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड ये आपका हो गया है, आपका लघु वृत्त खंड हो गया, ये आपका दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे त्रिज्या खंड की। ठीक है। त्रिज्या खंड क्या होता है, किसी वृत्त पे अगर हम चाप काटते हैं, मतलब दो परिधि पे दो बिंदु लेते हैं A और
बी। तो ये आपका चाप हो गया है ना, परिधि पर हमने चाप काट लिया ए बी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, चाप के सिरों को केंद्र से मिला देते हैं। ये चाप का सिरा, इसको मैंने केंद्र से मिला दिया, वैसे ही इसको मैंने केंद्र से मिला दिया। ठीक है, केंद्र को हम नाम दे देते हैं ओ से। तो चाप के सिरों को मैंने केंद्र से मिला लिया। तो देखो ये ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या है, एक्चुअल हमारी दो त्रिज्याएं हैं, और ये जो ए बी है वो क्या है, चाप है। तो ये दोनों त्रिज्याओं तथा इस चाप के बीच का जो घिरा हुआ एरिया होता है, ये एरिया एक्चुअल में कहलाता है त्रिज्या खंड। क्या कहलाता है हमारा, त्रिज्या खंड। अब ये भी देख लो, ये आपका छोटा पोर्शन हो गया, ये आपका बड़ा वाला पोर्शन हो गया। तो छोटे को हम क्या बोल सकते हैं, लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। और ये जो बड़ा पोर्शन बचता है वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया लघु त्रिज्या खंड हो गया, और ये आपका हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक, मतलब हमने यहाँ पे अभी क्या क्या पढ़ा, वृत्त खंड देखा, त्रिज्या खंड देखा, और हमने चाप देखा। चाप भी लघु चाप और दीर्घ चाप। ठीक है, बात करते हैं दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण की। जैसे कि इसमें मैं अगर दो जीवाएं आपको बताती हूँ, इसकी मैंने एक छोटा जीवा ले लिया, देखो इसमें मैंने दो जीवाएं ले ली। इस जीवा का नाम मैं दे देती हूँ ए बी, दूसरी जीवा है हमारी सी और डी। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर मैं ए बी से केंद्र पर डालती हूँ, केंद्र पर कोण बनाती हूँ, पहली जीवा ए बी से केंद्र पर अगर मैं कोण बनाती हूँ, दैट मीन्स इसके दोनों सिरों को मैं केंद्र से मिला देती हूँ। ठीक है, वैसे ही मैं जो बड़ी जीवा सी डी है उससे भी केंद्र पर मैं क्या डालती हूँ, कोण बनाती हूँ। बड़ी जीवा से भी केंद्र पर मैं कोण बनाती हूँ। ये हो गया आपका डी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हम चित्र से स्पष्ट देख सकते हैं कि जीवा जितनी बड़ी होती है उस जीवा से केंद्र पर बनाया गया कोण भी उतना ही बड़ा होता है। देखो यहाँ पे हमारी जीवा जो ए बी है वो छोटी थी, किससे, सी डी से, तो इसने जो केंद्र पर कोण बनाया ये हमारा ये वाला बना है। ठीक है, वहीं पे जो बड़ी जीवा है सी डी, उसने केंद्र पर जो कोण बनाया वो क्या है, ये इतना पूरा बना है, ये बना ना। तो यहाँ पे चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि जीवा जितनी बड़ी होती है, जीवा से केंद्र पर बनाया गया कोण भी उतना बड़ा होता है। अगर जीवा छोटी है तो केंद्र पर बनाया गया कोण भी छोटा होगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक प्रमेय है जो हमको अभी प्रूव करके देखना है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये प्रमेय हमारे पास रहा, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जीवा बड़ी है तो वो ज़्यादा कोण बनाएगी, जीवा छोटी तो वो कम कोण बनाएगी, है ना। अगर दोनों जीवा आपस में बराबर हैं तो दोनों के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण भी आपस में बराबर होगा। यही चीज़ हमको यहाँ पे सिद्ध करना है प्रमेय के रूप में। ठीक है, प्रमेय हमारा किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। तो इसके बेस से मैंने ये डायग्राम बनाया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र है O तथा जिसकी दो बराबर जीवाएं PQ पहली जीवा और RS ये दोनों बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे ज्ञात है तो इसको मुझे लिख देना है ज्ञात है में, ज्ञात है। मुझे क्या क्या ज्ञात है, एक वृत्त, जिसका केंद्र O है, O है तथा दो बराबर जीवाएं क्या क्या है, दो बराबर जीवाएं PQ और दूसरी है RS है। ये चीज़ मुझे ज्ञात है तो मैंने लिख दिया ज्ञात है में। ठीक है, अब ज्ञात है के बाद हमको क्या लिखना होता है, सिद्ध करना है। अच्छा अब बताओ हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें प्रमेय में क्या सिद्ध करने बोला है, सिद्ध कीजिए कि बराबर जो जीवाएं होती है केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। मतलब PQ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण का नाम क्या होगा, POQ।
मतलब कोण POQ। और RS के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा? ROS, कोण ROS। ये तो हमको सिद्ध करना है कि इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण और RS के द्वारा केंद्र पर बना कोण दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए POQ बराबर ROS। ठीक है। अब चलो, अब हमको अगर इसके बाद अगर आपको चित्र में कुछ रचना करना है तो वो लिखते हैं रचना, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी रचना नहीं करनी है। इतना जो डायग्राम बना हुआ है वो सफिशिएंट है सिद्ध करने के लिए। ठीक है। तो इसके बाद मैं सीधा लिखूंगी उपपत्ति। उपपत्ति करनी है हमें। चलो, अब इसमें मुझे देखो करना क्या है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। अगर मुझे इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है तो मैं कोशिश करूंगी कि इस डायग्राम में मुझे जो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, पहला त्रिभुज है POQ और दूसरा त्रिभुज है ROS, इन दोनों त्रिभुजों को अगर मैं सर्वांग सम सिद्ध कर दूं, क्या सिद्ध करना है मुझे? सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो उसके बेस पे मैं फिर ये दोनों कोणों को बराबर बता सकती हूँ। तो चलो, दोनों त्रिभुज, पहला जो त्रिभुज है POQ और जो दूसरा त्रिभुज है ROS में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम बराबर कर सकते हैं। तो देखो, पहला त्रिभुज में अगर मैं बात करूँ OP की, O से P, और वहीं दूसरे त्रिभुज में बात करूँ O से R की, O से R की, क्या ये दोनों बराबर हैं? OP और OR बराबर हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो इस एक वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या है ना, O से P भी त्रिज्या है, O से R भी एक त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्या है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगी। सेम टू सेम अगर मैं पहले त्रिभुज में बात करूँ OQ की और वहीं पे दूसरे त्रिभुज में बात करूँ OS की, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि OQ भी एक त्रिज्या है, OS भी त्रिज्या है इसी वृत्त की। तो इसलिए ये इसी नियम के तहत ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है। अब मैं इन दोनों त्रिभुज में बात करूँ, पहला जो है PQ की और दूसरा RS की। पहले त्रिभुज में बात करती हूँ PQ की और दूसरे त्रिभुज में बात करती हूँ मैं RS की। क्या ये दोनों बराबर हैं भाई? क्योंकि ये हमको ज्ञात है। देखो, हमने पहले ही लिखा कि दोनों जीवाएं बराबर हैं। दैट मीन्स ये हमको कहाँ से मिल जाएगा? ज्ञात है। ये तो हमको पता ही है पहले से कि हमको बोल ही दिया है कि जीवाएं जो आपस में बराबर है, इसलिए PQ जो है वो RS के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज की हमने तीन भुजाओं को हमने बराबर सिद्ध कर दिया, इसलिए कौन सा प्रमेय? अतः भुजा प्रमेय से ये जो दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हैं। त्रिभुज POQ सर्वांगसम है त्रिभुज ROS के। भुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम है। अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है, दैट मीन्स उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी और उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब ये जो कोण P है वो इसके बराबर होगा, ये Q है वो इसके बराबर होगा, और ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये इस कोण के बराबर होगा। तो इस कोण का नाम क्या देंगे हम? POQ। इसलिए अतः हम लिख सकते हैं कि जो कोण है POQ और इस कोण का हम नाम क्या देंगे? ROS, कोण ROS। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यही चीज़ हमको सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से छोटा सा प्रमेय है, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में ये। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और प्रमेय लिया है। प्रमेय है किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मीन्स जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है, दो समान भागों में बांटता है। ठीक है। तो ये जो हमारा प्रमेय है, इसके बेस पे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है। ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र है O तथा जीवा है एक, A से B एक जीवा है। अब बोला है यहाँ से केंद्र से जीवा पर लंब डालता है, तो केंद्र से मैंने जीवा पर एक लंब डाल लिया, उसका नाम क्या है? O
एम। ठीक है, इतना काम मैंने इस कथन के अकॉर्डिंग कर लिया है। अब मुझे इसमें बोला क्या है, सिद्ध करना है कि जो लंब डाला गया है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो लंब डाला है ये इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। दैट मीन्स ए से एम और एम से बी दोनों आपस में बराबर होगा। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो हमको ज्ञात है वो हम पहले लिख लेते हैं, या जो हमने बनाया हुआ है। ज्ञात है हमको, क्या ज्ञात है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा जीवा क्या हमने माना है, जीवा AB है, तथा केंद्र से जीवा पर हमने लंब डाला है OM, तो उसको हम लिख सकते हैं तथा ये जो OM है ये इस जीवा AB पर लंब है। लंब को इस प्रकार से दर्शाते हैं कि OM लंब है AB पर। ठीक है, ये जो हमने डायग्राम बनाया उसको हमने लिख लिया है कि हमें ये चीज़ें ज्ञात है। अब हमको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको कि ये जो A से M और M से B क्या है, आपस में बराबर होंगे, समान है। तो हमको यही चीज़ हमको सिद्ध करना है कि AM और MB ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो AM लिख रहे हो तो उधर से MB लिख सकते हो, या तो फिर BM लिख लो इसको, BM, क्योंकि देखो A से M जा रहा है तो ये B से M आ जाएगा। ठीक है, तो AM बराबर है BM के। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है तो इसमें क्या मुझे रचना करने की ज़रूरत है कि इतने इसी चित्र में मैं बना लूँगी, कुछ सिद्ध कर पाऊँगी? नहीं, यहाँ पे मुझे नहीं सिद्ध कर पाऊँगी मैं, तो मैं इसमें रचना करना चाहती हूँ। रचना मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं इस केंद्र से A को मिला देती हूँ, इस केंद्र से मैं इस बिंदु B को मिला देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने रचना कर लिया। तो रचना को भी लिख लो। रचना मैंने रचना क्या किया है, केंद्र O से A तथा B को मिलाया। केंद्र जो O है उससे A और B को मैंने मिला दिया, मेरा रचना हो गया। अब मैं इसमें उत्पत्ति करूँगी, उत्पत्ति इसमें कर लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो त्रिभुज दिख रहा है। दो त्रिभुज कौन कौन सा है, OMA और दूसरा OMB। यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को क्या सिद्ध कर दूँ, सर्वांग सम सिद्ध कर दूँ, तो मैं मैं जो मुझे ये सिद्ध करना है वो मैं सिद्ध आसानी से कर लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुज में बात करते हैं। पहले त्रिभुज का नाम क्या दे दूँ मैं, OMA, त्रिभुज OMAP। जैसे मैंने इसको नाम दिया सेम उसी टाइप से उसको नाम दूंगी। और दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, OMA आई थी पहले, अब OMB। दोनों त्रिभुज में हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहले त्रिभुज की अगर मैं भुजा देखूं OA और दूसरे त्रिभुज की भुजा देखूं OB, तो क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल होंगे। क्यों, O से A भी एक त्रिज्या है और O से B भी एक त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगी। अब देखो मैं पहले त्रिभुज में बात करती हूँ, पहली भुजा OM की, और दूसरे त्रिभुज में भी हमारा OM है। मतलब ये जो OM लिख रही हूँ मैं दूसरे त्रिभुज के लिए लिख रही हूँ, तो दोनों में OM है। मतलब ये क्या है आपका उभयनिष्ठ भुजा। जो भुजा है दोनों त्रिभुज में पाई जाती, दोनों त्रिभुज में कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्या बोला कि OM जो है AB पर लंब है। लंब है मीन्स ये जो कोण है वो आपका 90 डिग्री का है, तो इधर का कोण 90, तो ये वाला कोण भी आपका 90 ही होगा ना। तो इस कोण को मैं पहले इस कोण का नाम देते हैं। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, OMA, कोण
ए। और दूसरे अब इस कोण का नाम देते हैं, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, ओ एम बी, कोण ओ एम बी। ये दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में समकोण है, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, मीन्स बराबर है। ठीक है, तो देखो हमने एक समकोण को बराबर सिद्ध किया। ये जो आपका क्या हो गया, अगर इसको समकोण के बेस पे देखें तो ये आपका हो गया लंब, और ये आपका हो गया कर्ण, और ये आपका हो गया आधार। तो हमने समकोण, कर्ण और एक भुजा, तो समकोण कर्ण भुजा प्रमेय हमने यहाँ पे लागू कर लिया है। तो ये 3 प्रमेय कौन सा होगा, समकोण, कर्ण और भुजा। समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से जो दोनों त्रिभुज हैं ओ एम ए और ओ एम बी, जो त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हैं। अब सर्वांगसम है दैट मीन्स भुजाएं बराबर है, संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए संगत कोण बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा। संगत भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ओ ए और ओ बी तो बराबर है, ओ एम और ओ एम बी बराबर है, वैसे ही ए से एम और बी से एम आपस में बराबर होंगे, दैट मीन्स ए एम और ये जो है आपका बी एम, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यही चीज़ हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। ये प्रमेय भी काफ़ी छोटा है, इजी है और नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक, इस लेसन पे बेस्ड में मेनली प्रमेय हैं, तो इस लेसन से गिन के मैं आपको कुछ प्रमेय बताऊंगी जो मैक्सिमम एग्जाम्स में हमारे पूछे गए हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, मैंने अभी अब आपको जो पिछला प्रमेय बताया था उसी प्रमेय का जस्ट अपोजिट प्रमेय है ये। ठीक है, जो मैंने पिछला बताया उसका जस्ट अपोजिट प्रमेय। ये क्या बोल रहा है कि एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, क्या बोला है, एक वृत्त का केंद्र और जीवा का मध्य बिंदु अगर हम लेंगे तो मान लो एल इसका मध्य बिंदु आता है, तो ये प्रमेय बोल रहा है किसी वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। यहाँ पे हमको ये सिद्ध करना है कि इनके बीच जो कोण बन रहा है ये जीवा और केंद्र से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण बन रहा है वो कोण है 90 अंश। यही चीज़ हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, अभी जो मैंने पिछला प्रमेय बताया उसका जस्ट अपोजिट है ये, तो ये प्रमेय आप लोग के लिए वर्क है। ठीक है, ये आपको करना है, बुक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक बार जाके चेक कीजिए। जो मैंने प्रमेय बताया पिछला उसका जस्ट अपोजिट है ये। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमारे पास एक अगला प्रमेय है। प्रमेय बोल रहा है 3 आसन्न बिंदुओं से होकर के एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, इस प्रमेय में बोल क्या है कि हमारे पास क्या है, 3 आसन्न बिंदु है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 3 आसन्न बिंदु ले लेते हैं। मान लो ये आपका पहला बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी और तीसरा बिंदु है सी। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ आसन्न क्यों बोला है इसको। आसन्न बिंदु मतलब होता है ऐसे बिंदु जो एक रेखा पर स्थित ना हो। अगर आप ये तीनों बिंदुओं को देखें तो क्या आप इन तीनों बिंदुओं से होकर के जाने वाली एक रेखाखंड खींच सकते, क्या कोई भी एक रेखा खींच सकते हो, नहीं खींच सकते। अगर क्योंकि हम कोई भी रेखा खींचे तो वो अपने में सिर्फ 2 बिंदुओं को रखेगा, एक बिंदु छूट ही जाएगा। अगर आप ऐसी रेखा खींचते तो वो ए और बी को रखेगा बट सी हमारा छूट जाएगा। तो ये आसन्न बिंदु मतलब ऐसे बिंदु जो एक रेखा पर स्थित ना हो। और संरेख बोलता है तो इसी में क्या बोलते हैं हम, ऐसे 3 बिंदु या फिर जितने भी बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। और ये जो 3 है ये असंरेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक है, इसलिए इसने बोला कि 3 असंरेख बिंदु से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, ए बी सी, 3 असंरेख बिंदु। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ज्ञात है, या फिर ज्ञात है को लिख सकते हैं, कुछ लोग दिया है भी लिखते हैं। ज्ञात हमको क्या है, 3 असंरेख बिंदु। नाम क्या है उनका, ए बी और सी। ये चीज़ हमको ज्ञात है, 3 असंरेख बिंदु ए बी और सी है। ठीक है,
अब हमको सिद्ध क्या करने बोला है कि ए बी और सी से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसको भी लिख लो कि सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमको। 3 आसन्न एक बिंदु लिखने के बजाय जो हमारे पास है वही लिख देते हैं कि ए बी सी से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। अब चलो भाई, अब ये 3 बिंदु देख रहे हैं हम। अब इन 3 बिंदु के बेस पे हमको सिद्ध कर सकते हैं क्या? नहीं, तो हमको इस पे कुछ अभी रचना करना पड़ेगा ना। इस पे मेरे को सिद्ध करने के लिए हमको इन तीनों बिंदु पे कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी। चलो हम वो देख लेते हैं, ताकि उसके बाद हम यहाँ पे उसको रचना में लिख सके। उसके बाद हम अपनी उत्पत्ति शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें रचनाएं हमको कुछ यूँ करना है कि ए से बी को मिलाना है, बी से सी को मिलाना है। ठीक है, चलो करते चलते हम साथ में। हमारा पहला काम है ए से बी को मिलाना। ए से बी को मिला लिया। अब जो भी हम करते जाएंगे उसको हम रचना में यहाँ पे हमको लिखना है। इसलिए ए से बी को मिलाया और अब मिला लो बी से सी को। बी से सी को मिलाया, ए से बी को मिलाया, बी से सी को मिला लिया। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड स्टेप इसमें है दिया गया है। सेकेंड स्टेप हमको करना क्या है कि हमको ए बी जो रेखाखंड है उसका हमको खींचना है लंबार्धक, और वैसे ही बी सी रेखाखंड का हमको खींचना है लंबार्धक। अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि किसी रेखाखंड का लंबार्धक कैसे खींचते हैं। ठीक है, लंबार्धक खींचने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास डिवाइडर है उसको हम उस रेखाखंड के एक सिरे पर रखते हैं। मैंने यहाँ पे बी ए पे इसको स्टेबल कर दिया, और ये जो सेकेंड पेंसिल वाला जो सीधा होता है उसको हम इतना फैलाएंगे कि वो जो लाइन है, जो भी रेखाखंड है, उसके आधे हिस्से से अधिक में वो रहे। जैसे कि इसका आधा मान लो यहाँ पे आएगा ना लगभग, तो हम इसको इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ तक हम फैला लेंगे, आधे से अधिक फैलाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट को एक सिरे पर स्थिर रखेंगे और बाकी दूसरे को आधे से अधिक फैलाएंगे, और हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे पे चाप काट लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार उसको बिना हम जिसको हम बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं है, उसको उठा करके हम सेम चीज़ को बी पे रखेंगे और हम दोनों बिंदुओं पे चाप काट लेंगे। ठीक है, ये आपका चाप काट लिया। आपके कॉपी में एकदम परफेक्टली बनेगा। मे भी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि ये स्लिप कर रहा है यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को जो चाप काटे थे, जो कटान बिंदु मिला, उन दोनों को मिला लेंगे तो हमको ए बी का लंबार्धक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमको लंबार्धक बनाना है बी सी का, तो भी हम बी पे रखेंगे और आधे से अधिक फैला लेंगे। तो ये में भी आधे से ज़्यादा ही है, थोड़ा सा और फैला लो। ठीक है, तो अब इसको बी पे हम स्टेबल रखेंगे। बी पे स्टेबल रख के चाप काटना है ऊपर, और बी पे ही रख के हमको नीचे चाप काट लेना है। ठीक है, इसको बिना डिस्टर्ब किए, बिना हिलाए, इस पॉइंट को उठा के हमको सी पे रखना है, और सी पे रख के इसको हमको चाप काट लेना है। इसको थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा। ये देख लो। ठीक है, इस प्रकार से हमको जो कटान बिंदु मिले हुए हैं उसको हम मिला लेते हैं आपस में, है ना। इधर के लिए हमको कटान बिंदु कौन सा मिला था, ए और बी के लिए ये देखो, ये दोनों पॉइंट्स मिले थे, इनको हम आपस में मिला लेते हैं। तो ये जो रेखाखंड बना ये हमारा ए बी का लंबार्धक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम इधर के कटान बिंदुओं को मिला लेते हैं। ये देखिए मिल गया, कटान बिंदुओं को हमने यहाँ पे मिला लिया, ये कटान बिंदु हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ए बी का लंबार्धक यहाँ पे खींच लिया हमने, और बी सी का भी लंबार्धक हमने खींच लिया। ठीक है, ए बी का लंबार्धक हो गया आपका ये वाला रेखाखंड, बी सी का लंबार्धक हो गया ये। इसको अगर नाम दे देंगे तो ए बी का लंबार्धक एल और बी सी का लंबार्धक रेखाखंड नाम दे देंगे तो एम। ठीक है, एल एम हमने खींच लिया।
अब एक चीज़ आपको देखना है कि दोनों का जो हमने लंबाधक खींचा है वो कौन से बिंदु पे क्रॉस करता है एक दूसरे को, ठीक है ना। तो देखो ये एल हमने खींचा और ये एम हमने खींचा है, दोनों को एक बिंदु पे यहाँ पे क्रॉस कर एक दूसरे को। इस बिंदु को हमको नाम दे देना है ओ, इस बिंदु को हमको नाम दे देना है ओ। ये एक्चुअल में मैंने क्या फाइंड किया है, ये ओ जो है वो एक्चुअल में इसने जो बोला है ना एक वृत्त खींचा जा सकता है, उस वृत्त का वो केंद्र बनेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, ए बी को मिलाया, बी सी को मिलाया, ए बी का लंबाधक खींचा, बी सी का लंबाधक खींचा, दोनों के लंबाधक का जो कटान बिंदु ओ लिया, दोनों के लंबाधक का जो कटान बिंदु मिला उसे ओ लिख दिया, है ना। अब एक काम और करना है रचना में ही कि ओ से ए को, ओ से बी को और ओ से सी को हमको मिला देना है, ठीक है। रचना में ही हमको क्या काम कर लेना है, इस ओ से बी को मिलाना है, इसी ओ से हमको मिला लेना है ए को, और इसी ओ से हमको किसको मिला लेना है, सी को। ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये रचना का जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। हमने जो तीन असरेख हमने बिंदु लिया था, ए से बी को हमने मिलाया, बी से सी को मिलाया, ए बी रेखाखंड का लंबाधक खींचा, बी सी रेखाखंड का लंबाधक खींचा, दोनों लंबाधक का कटान बिंदु ओ मिला, ओ से ए बी और सी को मिला दिया। इतनी सारी चीज़ों को आपको रचना पे आपको लिखना है अभी, ठीक है। पहला ज्ञात है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा में हम लिखेंगे रचना। रचना हमने क्या क्या किया है, रचना हमने क्या क्या किया, ए से बी तथा बी से किसको मिलाया, सी को मिलाया, फिर हमने क्या किया, ए बी तथा बी सी का लंबाधक, लंबाधक का नाम दे दो, ए बी का लंबाधक एल तथा बी सी का लंबाधक क्या, एम खींचा, ठीक है। फिर एल तथा एम का कटान बिंदु क्या मिला, कटान बिंदु ओ मिला। फिर क्या किया हमने, ओ से किसको किसको मिला है, ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी, ओ से ए बी और सी को मिला दिया, सी को मिलाया, ठीक है। इतना काम हमने रचना में किया। तो जो भी आपने रचना में काम किया उसको आपको यहाँ पे रचना वाले पॉइंट पे लिखना होगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा चौथा पॉइंट होता है उपपत्ति का, ओके। अब हमको उपपत्ति में करना क्या है, जो भी आपने रचना किया ना उसके बेस पे आपको यहाँ पे उपपत्ति करते जाना है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं, एक आपने मैं एक प्रमेय बताती हूँ कि अगर कोई रेखाखंड होता है, ठीक है, जैसे ये रेखाखंड आपका ए और बी है, ठीक, और इसका अगर हम कोई भी लंबाधक खींचते हैं, सॉरी इस कोई रेखाखंड होती है उसका अगर हम लंबाधक खींचते हैं, मानो ये लंबाधक उसका खींचा हुआ है, ठीक, तो इस लंबाधक पर हम कहीं पे भी कुछ भी बिंदु ले लें, मान लो यहाँ पे बिंदु ले लेती हूँ P, ठीक, तो P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों हमेशा इक्वल होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना, मतलब P से A और P से B ये हमेशा बराबर होगा, ठीक है। मतलब किसी रेखाखंड के लंबाधक पर स्थित बिंदु, किसी रेखाखंड के लंबाधक पर स्थित बिंदु उसके दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित होगा। ये आपका एक प्रमेय है, ठीक है। क्या बोला मैंने, किसी रेखाखंड के लंबाधक पर स्थित कोई भी बिंदु ले लो, अगर ये लंबाधक तो यहाँ पे भी एक बिंदु आ जाएगा, मान लो इसको नाम दे देती हूँ n, तो ये n भी a से उतनी ही दूरी पर स्थित होगा, b से भी समान दूरी पर, मतलब n से a और n से b ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये आपका प्रमेय है, इसी का प्रमेय का भी हमको यूज़ करना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या करना है हमको। देखो हमारे पास सबसे पहले रेखाखंड है ए बी, ठीक है,
तो इसका अगर लंबाधक है क्या एल, तो बिंदु ओ, ये जो ओ कटान बिंदु मिला है ना, ओ एक्चुअल में कहाँ स्थित है, इस ए बी के लंबाधक पर स्थित है कि नहीं। ए बी का लंबाधक है एल और इसी एल पर स्थित है क्या ओ, क्योंकि ओ तो क्या है कटान बिंदु है, मतलब एल में भी वहाँ पे है और ये एम में भी है ना। तो इस चीज़ को हमको लिखना है कि बिंदु ओ जो है वो ओ, बिंदु ओ रेखाखंड ए बी के लंबाधक पर स्थित है। बिंदु ओ जो है उस रेखाखंड ए बी के लंबाधक पर स्थित है, इसलिए ओ से ए की दूरी और ओ से बी की दूरी बराबर होगी, स्थित है, अतः ओ से ए बराबर होगा ओ से बी के। ठीक है, बिंदु ओ जो है रेखाखंड ए बी के लंबाधक पर स्थित है, इसलिए ओ ए और ओ बी बराबर होगा। क्यों होगा, ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया उसको यहाँ पे साइड पे लिख लेना है। क्यों, क्योंकि किसी रेखाखंड के लंबाधक पर स्थित बिंदु, इसको लिख लो, किसी रेखाखंड के लंबाधक पर स्थित बिंदु रेखाखंड के दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित होगी, दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित होगी, दूरी पर स्थित होगी। ये इसका रीज़न है, ये हमारा एक प्रमेय है। ओ से ए और ओ से बी क्यों बराबर हुआ, क्योंकि अब हम कोई भी रेखाखंड लेते हैं तो उस रेखाखंड के लंबाधक पर स्थित कोई भी बिंदु हो, वो उसके दोनों सिरों, इसके सिरा क्या है ए और बी, दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित होगी, मतलब ओ ए और ओ बी दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ओ ए और ओ बी इक्वल लिख दिया। सेम चीज़ अब आपको इसमें भी दिख रहा है कि ये जो ओ है वो बी सी के लंबाधक एम पर स्थित है, दिख रहा है ना, सेम चीज़ तो है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको लिख लेना है कि बिंदु ओ रेखाखंड बी सी के लंबाधक पर स्थित है, लिख सकते हैं, चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। लंबाधक हमने क्या नाम दिया था, एम, लंबाधक एम पर स्थित है, पर स्थित है, अतः ये भी हमको क्या मिल जाएगा, ओ से बी और ओ से सी ये आपस में बराबर हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इसका भी रीज़न सेम आपको लिख लेना है एज इट इज़ यहाँ जो आपने लिखा है। ठीक है, तो देखो अब ओ से ए, ओ बी, ओ ए और ओ बी बराबर मिला और ओ बी और ओ सी बराबर मिल गया, है ना। इसको चाहो तो आप समीकरण 1 दे दो, ये जो रहेगा आपका समीकरण 1 हो जाएगा, और इसको आप चाहे दे दो तो समीकरण नंबर 2 दे दो। ठीक है, तो समीकरण 1 व थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से हमको क्या मिल रहा है, ओ ए बराबर है ओ बी और ये ओ बी जो बराबर है ओ सी, और तीनों बराबर है, तीनों को हम एक कोई भी राशि मान लेते हैं, माना आर। ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों जो है आर के बराबर होगा, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो इसके बेस पे हमको क्या चीज़ दिख रहा है, वृत्त बनाने के लिए हमको सबसे पहले वृत्त का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी एक स्थिर बिंदु से बाकी सभी बिंदुओं की दूरी क्या हो जाती है, समान होनी चाहिए। एक स्थिर बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरी समान होनी चाहिए, तो वो वृत्त कहलाता है ना। और वो स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे ओ ए मतलब ये जो ओ है, एक बिंदु ओ है, उससे ए की दूरी, उस बिंदु से बी की दूरी और उस बिंदु से सी की दूरी, एक बिंदु ओ से ए बी सी तीनों की दूरी क्या है, समान है, इक्वल है। तो इसलिए अगर हम ओ को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचते हैं तो ए बी और सी से वो होकर के जाएगी, और ऐसा हम सिर्फ एक वृत्त खींच सकते हैं। मतलब ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी तीनों क्या है, आपस में बराबर है, तीनों की उस ये स्थिर बिंदु से इन तीनों बिंदुओं की दूरी
समान है, इसलिए अगर इस स्थिर बिंदु को केंद्र मान करके हम एक वृत्त खींचते हैं तो वो इन तीनों बिंदुओं से होकर के जाएगी। ठीक है, वो क्या करेगी, इन तीनों बिंदुओं से होकर के जाएगी, और इन तीनों बिंदुओं से होकर के इस प्रकार से हम एक और सिर्फ एक वृत्त खींच सकते हैं, और दूसरा वृत्त हम नहीं खींच सकते, क्योंकि हमको कोई ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा जिससे इन तीनों की दूरी क्या हो, समान हो। हमको और कोई केंद्र नहीं मिलेगा, सीधी सी बात, हमको और कोई केंद्र ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उस चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः ओ ए बी और सी से, ओ से ए बी और सी की दूरी समान है, अतः ए बी सी से होकर के एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये लिख सकते हो आप। केंद्र ओ या फिर बिंदु ओ लिख दीजिए। सी की जो दूरी समान है तथा ओ से ए बी और सी की दूरी समान है, अतः ए बी और सी से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये आपका प्रमेय सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रमेय में मेन आपको ये रचना करना है। एट लास्ट में आप यहाँ पे डिवाइडर रख करके ऐसा राउंड कर लेना, और देखना वो राउंड जो होगा ना वो ए बी और सी तीनों को ऐसे अपने मिलेगा, तीनों से होकर के जाएगा वो जो भी वृत्त बनाओगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रमेय हमारा कंप्लीट हुआ।